वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पारस और आज मैं आपका मेरे चैनल फर्स्ट स्टेप में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फिलहाल हम बात करते हैं आज हमारे पास जो टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक और ये जो चैप्टर है वो क्लास 11th एनसीईआरटी की मैं बात करूँ तो 14th नंबर का चैप्टर है, जिसमें चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। और अगर मैं स्टेट बोर्ड क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड की बात करता हूँ तो ये चैप्टर पार्ट 1 का पहला चैप्टर है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोर्ड के अलावा बात करता हूँ, जेई की बात करता हूँ तो जेई मेंस में इस चैप्टर से 4 नंबर के आसपास डेफिनेटली हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और बोर्ड्स में भी डेफिनेटली बहुत आसान चैप्टर है। जितना चैप्टर कंटेंट इस बार मैं पढ़ाऊंगा आपको, उस कंटेंट के अलावा आपको जेई में भी नहीं पूछने वाला। मतलब इस चैप्टर में जो भी कुछ आने वाला है बहुत ईजी होता है। चलिए हम अल्टीमेटली इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम मैथमेटिकल लॉजिक, सबसे पहले जो डेफिनेशन आएगी वो है स्टेटमेंट। अब एक बहुत क्लियर बात होती है कि जैसे हमने अभी तक पहले पढ़ा हुआ है, स्टेटमेंट बहुत जनरल सेंटेंस को भी स्टेटमेंट बोल सकते हैं, बट ये इस बार मैथमेटिकल लॉजिक में वो जनरल सारे सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि वो सारे सेंटेंसेस हमारे स्टेटमेंट में आते हैं जो बेसिकली ट्रुथ वैल्यू रखते हैं, जिसकी ट्रुथ वैल्यू यूनिक होती है। तो अगर मैं बात करता हूँ ट्रुथ वैल्यू क्या होती है, तो ट्रुथ वैल्यू मैं आपको पहले समझाता हूँ। जैसे मेरे पास कोई एक सेंटेंस है, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइज इन द ईस्ट। तो आपको पता है कि डेफिनेटली सन ईस्ट से ही डेफिनेटली राइज करता है, तो आप बोलेंगे हाँ ये सेंटेंस जो है एकदम ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये ट्रू होने की बात हमने बोली है, इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू कहला रही है। इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ट्रुथ वैल्यू कैपिटल टी। अगर मैंने इसके अपोज में कोई सेंटेंस बोल दिया कि मैंगो इज नॉट अ फ्रूट, तो डेफिनेटली ये आप क्लियर पता है कि ये रॉन्ग है, ये सेंटेंस जो है रॉन्ग है, बट क्लियर है कि ये रॉन्ग है, इसलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, तो मैं फिलहाल बात करता हूँ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वो सारे सेंटेंस हैं जिनकी यूनिक ट्रुथ वैल्यू होती है। वो सारे स्टेटमेंट, आई रिपीट, वो सारे स्टेटमेंट्स जिनकी ट्रुथ वैल्यू यूनिक होती है। मतलब या तो वो एग्जैक्टली सही होते हैं, ट्रू होते हैं, या फिर फॉल्स होते हैं, जिसके हिसाब से हम बोल सकते हैं जिनके पास यूनिक ट्रुथ वैल्यू होती है। चलिए फिर आगे बात करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, मैंने बोला भी आपसे सन राइजेस इन द ईस्ट, एक स्टेटमेंट है या नहीं हमको चेक करना है। तो डेफिनेटली सन राइज करता है ईस्ट में, तो ये सही है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी टी। ये एक स्टेटमेंट कहलाएगा। क्या कोई भी इसके इस सेंटेंस के लिए कोई भी डिफरेंट आंसर नहीं देने वाला, इसीलिए इसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अगर मैंने बोला 2 इज ग्रेटर देन 5, 2 इज ग्रेटर देन 5, तो डेफिनेटली किसी से भी हम जाके पूछे, थर्ड पर्सन या हमारी बात करें, आपकी बात करो, डेफिनेटली हर कोई इसको मना कर देगा, मतलब ये रॉन्ग है। अगर ये रॉन्ग सेंटेंस है तो इसको हम स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे। रीजन, क्योंकि ये रॉन्ग है, पर किसी भी हाल में ये सही नहीं होने वाला, मतलब ये हमेशा रॉन्ग रहेगा, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि इसके पास एक यूनिक ट्रुथ वैल्यू है विच इज फॉल्स, कैपिटल एफ, इसलिए ये भी स्टेटमेंट के अंतर्गत आएगा। डेफिनेटली ये स्टेटमेंट कहलाएगा। मतलब मैथमेटिकल लॉजिक में हम किसी भी सेंटेंस को उठा के अलग अलग सिचुएशन पे ले जाके उसके आंसर ढूंढे। एक रैंडम डेफिनेशन की बात करूं तो अगर हम रैंडम अलग अलग जगह पे जाके उस क्वेश्चन को पूछे, उस क्वेश्चन को के जवाब ढूंढे, और हर बार उसका जवाब अगर सेम रहता है, भले वो जवाब ट्रू हो या भले ही वो जवाब फॉल्स हो, तो हम बोल सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं एक एग्जांपल सॉल्व देता हूं आपको। कर रहा हूं। अब सेंटेंसेस के पास कुछ सेंटेंसेस हैं फॉर एग्जांपल्स, और क्वेश्चन भी है, हम फिर हम बात करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, प्लीज गिव मी योर पेन, क्वेश्चन है। सेकंड है, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन। थर्ड है, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइड it is।
फोर्थ वन, हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ की बात करते हैं, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट। सिक्स्थ वन, लेट अस गो फॉर टी। सेवन, सिट डाउन। चलिए हम इसकी बात करते हैं। ये जस्ट तो एग्जाम्पल से जो आपके लिए मैंने लिखा हुआ है, हालांकि ये टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, महाराष्ट्र बोर्ड बुक में। चलिए पहला बात करते हैं, प्लीज गिव मी योर पेन। डेफिनेटली अगर कोई आपको ये सेंटेंस बोलता है तो डेफिनेटली इसके आंसर डिफरेंट या रिएक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस केस में ये मेरा इन स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। हो सकता है सामने वाला आपको पेन दे या ना दे, या रिएक्शन जो भी हो, हम हमेशा उस स्टेटमेंट को अलग अलग जगह ले जाकर कंसिडर कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इसके जो रिएक्शन जनरेट होगा या इसके जो आंसर जनरेट होंगे वो हर हाल में सेम होगी या नहीं। अगर डिफरेंट होगी तो डेफिनेटली वो स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करेगा। हम बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट नहीं होने वाला। क्लियर। आगे बात करते हैं, व्हाट इज योर नेम, जिससे पूछेगी उसका नाम डिफरेंट होने वाला हर बार। तो अगर आंसर वेरी करता है तो ये मेरा स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। थर्ड वन, व्हाट इज अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज। डेफिनेटली हर बार किसको सेम चीज, कोई भी कितनी भी ब्यूटीफुल साइट क्यों ना हो, हर बार सभी लोगों के लिए ब्यूटीफुल हो ना हो, रिएक्शन डिफरेंट हो सकता है। तो डेफिनेटली इस केस में भी ये स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। हाउ आर यू, ये एक फीलिंग हर समय सेम नहीं हो सकती, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। बिल्कुल क्लियर। अब ये है, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट। डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो डेफिनेटली हर किसी को क्रिकेट अच्छा नहीं लगता। दैट मींस आंसर वेरी करेगा, आंसर वेरी करेगा, तो ये भी स्टेटमेंट मेरा नहीं कहलाएगा। फिर बात करते हैं, लेट अस गो फॉर टी। तो जरूरी नहीं है सामने वाला हमेशा आपको रेडी हो या ना हो, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, डेफिनेटली सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। बात करते हैं सिट डाउन। तो देखिए सिट डाउन में भी जरूरी नहीं है कि इसके बाद जो रिएक्शन होने वाला है वो हमेशा सेम रहने वाला है, यूनिक होने वाला है, नहीं होने वाला है, तो इसको हम फिर से स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये सारे सेंटेंसेस मैंने आपको बताए, वो सारे सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट नोट है वो इम्पोर्टेंट नोट ये है, इम्पोर्टेंट नोट ये है कि हमेशा इन क्वेश्चन को देखने पे हमको ये पता चला कि हमेशा जब भी क्वेश्चन इंटरोगेटिव क्वेश्चन हो तो वो कभी भी एक स्टेटमेंट हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। इंटरोगेटिव क्वेश्चन में हम स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करेंगे, ना ही हम किसी ऑर्डर या कमांड, जैसे कि गेट मी बैंक, गेट मी अ पेन, या फिर लेट्स गो टू मार्केट, कमांड की बात करें, या फिर हम ऑर्डर की बात करें, या फिर हम किसी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें। मैं एक काम करता हूँ, ये नोट करा देता हूँ। हमको हमेशा इंटरोगेटिव, ऑर्डर, कमांड, ठीक है, इंटरोगेटिव कमांड, और सेकंड क्वेश्चन मिलेगी आपको, हाँ इनमें मिलेगा एक्सक्लेमेटरी, रिक्वेस्ट बिल्कुल, प्लीज गिव मी अ पेन, है ना। ये रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस भी हमको मिलेंगे। इंटरोगेटिव, ऑर्डर, कमांड, एक्सक्लेमेटरी, रिक्वेस्ट के अलावा और कोई रह गया हो जिसमें हमने एग्जांपल में लिखा था। सजेशन बोल सकते हैं एक और, बिल्कुल सजेशन भी होगा, सजेशन, ये इसको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, सजेशन। तो ये याद रखिएगा बिल्कुल। वैसे बहुत क्लियरली याद करने की जरूरत नहीं है कि हर इंटरोगेटिव, ऑर्डर, कमांड, एक्सक्लेमेटरी और रिक्वेस्ट और सजेशन वाले क्वेश्चन को या सजेशन वाले सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट कंसीडर नहीं कर रहे हैं। आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को उठाइए, उस सेंटेंस को अलग अलग जगह रख के देखिए, अलग अलग जगह रख के देखिए, मतलब उसके रिएक्शन देख लीजिए। अगर उसके डिफरेंट रिएक्शन मिलेंगे
तो वो स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा, अदरवाइज वो स्टेटमेंट कहलाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है नहीं, इसके बाद हम पहले आगे बढ़ते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स की बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक है। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स का मतलब वही होता है कि जब स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट हो और दोनों स्टेटमेंट किसी कनेक्टिव, जो हमने इंग्लिश में भी पढ़ा हुआ पहले कि कनेक्टिव में किस दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो हम कनेक्टिव्स यूज करते हैं, बेसिकली वो लॉजिकल कनेक्टिव्स में लॉजिकल स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो फिलहाल इनकी बात करते हैं। यहाँ पे पहले मिलेगा आपको कंजंक्शन, कंजंक्शन मिलेगा, और कंजंक्शन बेसिकली आप इसका साइन जो रहेगा डिनोटेड बाय, ये मिलेगा आपको ऐसा, उल्टा बी। कंजंक्शन के लिए हमेशा ये साइन यूज होगा, उल्टा बी। तो फिलहाल आगे बात करते हैं कंजंक्शन में कैसी बात होगी है। फिलहाल मैं बात करता हूं, जैसे मेरे पास दो स्टेटमेंट है, इट इज हैवी, इट इज it is 5 kg, कोई चीज ले लेते हैं 5 kg, एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं, ये कोई रैंडम से ही कंजंक्शन लगाने के लिए दिस इज मैंगो, फाइव के जी वेटेड, ठीक है। ये एक मैंगो है और ये 5 केजी वेट का है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ लॉजिकल कनेक्टिव्स में, एंड कनेक्टिव्स में मुझे ऐड करना है। तो एंड कनेक्टिव्स में मैं कैसे ऐड करूंगा, डेफिनेटली पहले वाले स्टेटमेंट को मैं बोलूंगा P हमेशा, और सेकंड वाले स्टेटमेंट को मैं बोलूंगा Q, ठीक है। अगर पहले वाले, और अगर तीसरा स्टेटमेंट है तो मुझे R भी ले सकता हूँ, फोर्थ स्टेटमेंट है S भी ले सकता हूँ। लेकिन हम जब भी स्टेटमेंट्स को अगर डिनोट करना पड़े किसी भी नंबर, किसी अल्फाबेट से, तो हम स्मॉल अल्फाबेट लेते हैं, है ना। ध्यान रखना, कोई भी स्टार्टिंग को हम P लेते हैं, सेकंड वाले को Q, फिर बढ़ते जाते RST होते रहता है ना। बहुत आसान है। फिलहाल बात करते हैं आगे। तो अगर मैंने बोला कि ये कंजंक्शन डिनोटेड बाय स्मॉल b, जो कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन का एक और नाम है, इस कंजंक्शन का एक और नाम है, वो है, आपने पढ़ा होगा, सेट थ्योरी में पढ़ा है, वो है इंटरसेक्शन। याद होगा, कंजंक्शन और इंटरसेक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम है इनका भी। इंटरसेक्शन हमने ये साइन पढ़ा था, उसको इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा बना दिया, बहुत कुछ और नहीं, ज्यादा सेम है, सेम बहुत ज्यादा मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलने वाला आपको, है ना। तो बात करते हैं हम फिलहाल इंटरसेक्शन, मतलब वही कंजंक्शन की बात कर रहे हैं, और उसी को हमने पढ़ा हुआ था, और नहीं, इसको पढ़ा था हमने एंड। जब भी एंड मिलेगा हम उसको इंटरसेक्शन पढ़ेंगे या फिर उल्टा भी पढ़ेंगे, है ना। तो बात करते हैं आगे। फिलहाल मैं सुप्रीम कर रहा हूँ, जब भी दो स्टेटमेंट को ऐड करना है, तो दो स्टेटमेंट को ऐड करने के लिए स्टेटमेंट को कैसे करूंगा मैं, तो दिस इज मैंगो, P और कंजंक्शन लगा है, मतलब सेकेंड वाला, उसके बाद अब क्या लिखा हुआ है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट इज 5 kg वेटेड, तो ये हो जाएगा Q। तो इसका लॉजिकल फॉर्म जो हो जाएगा वो P इंटरसेक्शन Q हम समझने के लिए बोल सकते हैं, अदरवाइज हम इसको बोलेंगे कि P इंटरसेक्शन या P कंजंक्शन Q, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ ज्यादा नहीं रखा हुआ इसमें। अब इसी के साथ साथ हम आगे वाली चीज पढ़ते हैं। एक तो लॉजिकल कनेक्टिव्स मैंने बताया आपको, एंड मिलेगा या कंजंक्शन मिलेगा, इसको उल्टा V से बना दिया है। तो फिलहाल इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं हम, ट्रुथ टेबल कैसी होती है। अब देखो, ट्रुथ टेबल बनाने के लिए मैंने बताया आपके, मेरे सामने दो सेंटेंसेस से कोई भी, अभी हम सेंटेंस को भी कंसिडर कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैं पॉसिबल केसेस बता रहा हूँ, P एंड Q। चलिए देख लेते हैं। P मैं सेंटेंस में कंडीशंस लगा रहा हूँ, ध्यान करिए। हम लोग सेट थ्योरी में भी TTF, सेट थ्योरी में भी लगा के चलते थे
HSTT हेड टेल वाला सेम टू सेम वैसे ही पॉसिबल केसेस बनाना है। अगर मेरे पास दो कोई सेंटेंसेस हैं, दो सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स हैं, उनके टोटल हो जाएंगे 2 to the power 2, मतलब 2 की पावर n होता है तो हो जाएगा 4 पॉसिबल केसेस। अब 4 पॉसिबल केसेस कैसे बनाते हैं वो आपको बहुत क्लियर होगा। TTFF, ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, अब इधर अल्टरनेट चलेगा, वो ट्रू फॉल्स है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी मुझे करना है P इंटरसेक्शन Q, या फिर बोलने में रफली इंटरसेक्शन यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ रखना है एक्चुअली कंजंक्शन बोलना है मुझे, और हम लोगों को इस बार मैथमेटिकल लॉजिक जब भी पढ़ेंगे तो चलिए अब आप मुझे एक बार ये बताइए, जब हम इंटरसेक्शन पढ़ते थे उसमें अगर दो में कॉमन, इसका मतलब कॉमन होता था, और कॉमन जब लेते थे ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये कॉमन में ट्रू हो जाएगा बिल्कुल। इन दोनों में कॉमन कुछ होने वाला है। इसको बहुत आप सेट थ्योरी में रिलेट करेंगे टी को, टी जो ट्रू लिखा है ना उसको आप किसी यूनिवर्सल सेट से, अगर आप थॉट लेके चले टी एक यूनिवर्सल सेट है और जो एफ दिया है वो है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट समझेंगे तो आपकी ये कभी ट्रुथ टेबल कभी गलत नहीं होने वाली। देखिए बड़े आराम से देख लेते हैं। टी मतलब एक यूनिवर्सल सेट और एक यूनिवर्सल सेट, दोनों का हम इंटरसेक्शन करने वाले, कंजंक्शन वही है, करूंगा तो वापस से टी आ गया बिल्कुल। अभी एक ट्रू है मतलब कोई सेट है यूनिवर्सल सेट, और ये फॉल्स मतलब एम्प्टी सेट, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जीरो कुछ भी नहीं आएगा, और जीरो को वापस से हम क्या बोलते हैं एम्प्टी सेट, मतलब दैट इज फॉल्स। ठीक है। थर्ड फॉल्स एंड ट्रू, फिर से वही पहले बात है, खाली और ये भरा हुआ सेट, दोनों में इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा, मतलब फॉल्स, खाली वही लिखते हैं एम्प्टी सेट। एफ मतलब फॉल्स फॉल्स, इसका तो कॉमन कुछ नहीं होने वाला, मतलब फिर से फॉल्स। ठीक है, बहुत आसान है, मैं फिर से बता रहा हूँ। हमारे पॉसिबल केसेस टी टी एफ एफ हम लिख सकते हैं, टी एफ लिख लेंगे। अब ये इंटरसेक्शन का मतलब या कंजंक्शन का मतलब वही होता है सेट थ्योरी में पढ़ते थे, कॉमन लेना। ये यूनिवर्सल समझ लो इसको, टी को और एफ को समझ लो एम्प्टी सेट, इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ नहीं, कॉमन है टी तो टी, इन दोनों कॉमन कुछ नहीं निकलेगा फॉल्स, इन दोनों कॉमन डिफरेंट है कोई कॉमन नहीं निकलेगा तो डेफिनेटली ये भी फॉल्स। ये दोनों फिर से एम्प्टी सेट है तो कॉमन भी एम्प्टी रहेगा, तो ये ट्रुथ टेबल ऑफ कंजंक्शन आ जाएगी। ठीक है, अभी सिमिलरली मुझे आगे की बात करता हूँ। एक कनेक्टिव हमने यहाँ पे पढ़ लिया, कौन सा, कंजंक्शन। एक और होता है कनेक्टिव, वो होता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, ये डी में छोटा नहीं बड़ा बना देता हूँ, डिसजंक्शन होता है। अब डिसजंक्शन याद करें आप तो बिल्कुल ध्यान होगा, कंजंक्शन को हमने इंटरसेक्शन बता दिया तो डिसजंक्शन को हम बता देंगे यूनियन। तो देखो मैं इसी के सामने इसका साइन लिख देता हूँ, इसका साइन हम इसको ऐसे बनाएंगे, इसको लिख देता हूँ डिनोटेड बाय वी, है ना, वी से बनाएंगे, उल्टा भी था, ये एग्जैक्ट सही भी है, ये डिसजंक्शन कहलाएगा। या फिर हम इसको बोल सकते हैं यूनियन, यूनियन भी बोल सकते हैं, मतलब याद करने के लिए, मतलब ध्यान में रखने के लिए बहुत आसान है, सेम टू सेम। तो जब भी दो स्टेटमेंट को हम ऐड करेंगे तो बीच में यूनियन के लिए क्या लगता है, जैसे एंड के लिए एंड हम यूज करते थे कंजंक्शन या इंटरसेक्शन के लिए, तो यूनियन के लिए हम या डिसजंक्शन के लिए यूज करते हैं हम और। जैसे इस स्टेटमेंट को अगर मैं बोलूंगा तो दिस इज अ मैंगो, और दूसरा स्टेटमेंट था इट इज अ 5 kg वेटेड, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ मैंगो एंड क्या बोलूंगा इसके केस में, दिस इज अ मैंगो एंड इट इज 5 kg वेटेड। लेकिन अगर मैं डिसजंक्शन की बात करूंगा तो मैं यूज करूंगा वर्ड डिसजंक्शन, मतलब यूनियन, और यूनियन के लिए हम वर्ड याद करते हैं, नोट करते हैं, मेंशन करते हैं और से, ओ आर और। तो ये हो जाएगा उस इस वाले सेंटेंस के लिए हो जाएगा वो इट इज अ मैंगो, दिस इज अ मैंगो एंड और दिस इज अ मैंगो और इट इज अ 5 kg वेटेड। बराबर, क्या समझ आई मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसकी अब मुझे ट्रुथ टेबल बनानी है जो बिल्कुल उसी तरह आसान भी है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मेरे पास कोई स्टेटमेंट P है, अदर Q है, और मुझे इस बारी डिसजंक्शन बतानी है। डिसजंक्शन मतलब V बताना है, तो मैं ये V लगा दूंगा, बिल्कुल डिसजंक्शन लगा दूंगा। तो अब इसमें ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, वही दो वाला पैटर्न 2 की पावर n होता है, तो मेरे पास दो स्टेटमेंट है 2 की पावर 2, दैट मींस 4 स्टेटमेंट, 4 पॉसिबल केसेस। अगर 4 पॉसिबल केसेस है तो मैं 4 पॉसिबल केसेस ऐसे मतलब TT FF देन TF TF, ये तो बहुत आसान है, अभी हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब इस बात करते हैं, हम डिसजंक्शन की बात करते हैं। डिसजंक्शन में मतलब वही यूनियन, मतलब यूनियन में हम क्या करते थे, किसी एक में दो सेट का यूनियन करने जा रहे हैं, किसी एक में भी अगर अवेलेबल है
तो वो हम उसको कंसिडर करते थे। चलिए बात करते हैं, मैंने बोला आपको कि टी को हमको यूनिवर्सल समझना है, एफ को एम्प्टी करोगे तो कभी गलत नहीं होने वाला। देखते हैं ये टी और ये टी, इन दोनों का यूनियन डेफिनेटली टी होने वाला है। टी और एफ डिफरेंट है बट एफ तो खाली है, खाली रख के कोई मतलब नहीं है, मतलब खाली रख सकते हो ठीक है, लेकिन खाली के साथ हम यूनियन करने वाले टी का, तो वापस से टी आ जाएगा, ये तो क्लियर होगा। वापस से फिर से वही आ गया, इस बार एफ और टी है, एम्प्टी और कोई सेट है, दोनों का यूनियन करेंगे तो फिर से भरा वाला सेट आ जाएगा, मतलब टी सेट आ जाएगा। इस बार बात करते हैं दोनों एम्प्टी है तो डेफिनेटली इनका यूनियन भी एम्प्टी रहेगा, मतलब फॉल्स। वापस से बता देता हूँ, ये टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ यूनियन हम जब भी करेंगे, यूनियन का मतलब होता है डिसजंक्शन। इस लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लॉजिक में की लैंग्वेज में हम डिसजंक्शन बोलेंगे, वी से डिनोट करेंगे। अगर वर्ड की बात करें तो हम इसके लिए और यूज करते हैं, या फिर जब भी और देखें हम उसको डिसजंक्शन यूज करेंगे। तो जब भी होगा टी टी का टी, टी एफ डिफरेंट है डेफिनेटली, तो यूनियन में हमेशा जो होता है यूनिवर्सल सेट रख लेते हैं अपन, इसको रख लिया। एफ टी का भी टी हो जाएगा, एफ एफ दोनों कर ले तो एफ हो गया। यहाँ तक मुझे लगता है आपको काफी क्लियर हो गया होगा मेरी बात है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, शायद आगे इसको एग्जाम्पल करना है, चलिए अब आगे है, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ आ रही होगी। मैं ये डिसजंक्शन वाला पार्ट भी चेंज कर देता हूं। आप लोग जो भी देख रहे हैं इस वक्त वो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज ये वीडियो 4-5 घंटे का हो जाएगा, है ना। ठीक है, लॉजिकल कनेक्टिव्स में अभी हमने पहले कंजंक्शन पढ़ा, इंटरसेक्शन, फिर डिसजंक्शन पढ़ा, यूनियन वाला वी, और अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। कंडीशनल ओ महाराज, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, चलिए देखते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स मतलब अब जब भी हमको कैसे मिलेगा, P implies Q मिलने वाला है, मतलब अगर दो में कंडीशन लगी हुई है तो इम्प्लीकेशन बोलते हैं इसी को, कंडीशनल या इम्प्लीकेशन। मैं यहां मेंशन कर देता हूं, कंडीशनल और इम्प्लीकेशन, है ना, ये हो जाएगा इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये डिनोटेड बाय, लिख देता हूं प्रॉपर, डिनोटेड बाय ये एरो, भगवान राम वाला तीर, ठीक है। ऐसे करेंगे, अगर दो स्टेटमेंट्स में लगा है तो P implies Q बोलते हैं इसको, P implies Q अगर दो स्टेटमेंट में लगा है, बात करते हैं, ये लगा है ये, तो इसको मेंशन करेंगे, इसको हम बोलेंगे P implies Q, डन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं बात करता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। अब हम वर्बली एक बात करें कि एक्चुअली कंडीशनल नाम से पता है तो कोई ना कोई कंडीशन मिलने वाली हो, हाँ बिल्कुल कंडीशन मिलने वाली है। तो जब भी आपको स्टेटमेंट्स में ऐसे कुछ नाम मिले, कैसे नाम मिले, ये पहचान है उस स्टेटमेंट्स की, इफ P then Q, P is necessary for Q, या फिर आपको मिलेगा P is sufficient for Q, वो भयानक हो रहा है, हाँ, और P if Q, ऐसे सेंटेंस भी मिलेंगे आपको, है ना। if P then Q बराबर, या फिर एक और मिलता है P implies Q, P implies Q। देखो देखने में आपको ये लग रहा होगा कि हम ऐसे कैसे ढूंढेंगे, पर जब स्टेटमेंट आपको सामने आएगा तो डेफिनेटली ये आपको बहुत आसान लगने वाला है। रीजन ये है, एक मिनट, हाँ जी, हाँ, तो डेफिनेटली बिल्कुल आसान लगने वाला है। रीजन ये है क्योंकि ये अभी इस फॉर्म में दिया नहीं, अलग अलग हमने हाउस पर करके एक साथ नहीं दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, अजीब लग रहा है, लेकिन जैसे स्टेटमेंट में एक साथ मिलेगा आपको समझ में आएगा कि क्लियर बहुत आसान है ऐसे स्टेटमेंट की इम्प्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे होने वाले हैं। बेसिकली जैसे बोला, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से लेते हैं हम। If you will pass, I will give you chocolates। तो अगर आप पास होने वाले हो भी अच्छे मार्क्स से
तो मैं चॉकलेट देने वाला हूँ, है ना, ठीक है। तो फिलहाल बात करते हैं, यू विल पास देन, यहाँ देन ऐड कर लीजिएगा, देन आई विल गिव यू चॉकलेट्स, ठीक है। तो इसमें साफ साफ आपको दिख रहा है इफ और देन मिल रहा है, बीच में और भी स्टेटमेंट्स मिलेंगे, इसीलिए आपको ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है। तो जब भी कंडीशनल लिखी होगी, कंडीशनल लिखी मतलब मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि इंप्लीकेशन वाले स्टेटमेंट्स में आपको पहचानते समय हमेशा कंडीशनल या कंडीशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट या किसी प्रकार का प्रॉमिस मिलने वाला है। मतलब जैसे कि मैं, आप ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, इस कारण से ऐसा होगा, तो अगर इस तरीके से ऐसा हो करेंगे तो वैसा हो जाएगा, इस तरह की चीजें मिलने वाली है। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ ये चीजें आप बड़े क्लियरली पहचानना सीखें कि हमको स्टेटमेंट्स इंप्लीकेशन वाले सेंटेंस को पहचानना कैसे। तो जब इफ पी देन क्यू, इफ पी इज नेसेसरी फॉर क्यू, क्यू इज सफिशिएंट या पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू, इफ पी इफ क्यू या फिर पी इंप्लाइज के लिए सारे वर्ड, कहीं वर्ड्स मिलते हैं आपको कभी, तो आप बोल सकते हैं इंप्लीकेशन वाले। हमेशा कंडीशन जैसा दिखता है उस सेंटेंसेस में, देखिए कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस जैसा दिखा कि हाँ प्रॉमिस दिखा इसमें कि अगर इफ यू विल पास देन आई गिव यू चॉकलेट्स, इफ देन दिखा आपको, मतलब ये इंप्लीकेशन वाला यानी कंडीशनल वाला स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको मेंशन करेंगे कैसे, पी इंप्लाइज की दो स्टेटमेंट है यहाँ पे ध्यान से, पहला वाला पी हो जाएगा यू विल पास